हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये लक्ष्य प्रोग्राम का यूपीपीएससी जो हमारा मेंटरशिप कोर्स है उसका उसमें हम आज मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। इससे पहले हमने पूरा जो एंसेंट हिस्ट्री है उसको हमने पूरा कवर कर लिया था। आज से हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करेंगे। दोनों जो आधुनिक जो हमारा मतलब प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इन दोनों का जो वेटेज है यूपीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा है। अब तो यूपीएससी में भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से इसकी जो इम्पोर्टेंस है, खास करके मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें कि ना केवल सल्तनत या मुगलिया इतिहास बल्कि पूरे भारत में जितने भी उस समय किंगडम्स चल रहे थे, जैसे कि अगर हम दक्षिण में जाएंगे तो जो इम्पीरियल चोला बोलते हैं, तो इम्पीरियल चोला का जो शासनकाल था, या चालुक्यास हो गए, है ना। जब हम पूरब की ओर निकलते हैं तो सेना वंशज हो गए, या फिर हम लोग और उधर जाते हैं तो अहोम असम की तरफ मिल गया, है ना। ऐसे ही इधर हम राजस्थान की तरफ जाते हैं तो इधर मेवाड़, मारवाड़, चौहान, है ना। तो इस तरीके से पूरा जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, कश्मीर का अपना अलग इतिहास है। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे पहले तो एक टाइमलाइन देखने की कि इतिहास में पहले क्या हुआ, बाद में क्यों हुआ। और मैंने इस बात पर पहले भी इसकी इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश की है कि बहुत सारे क्वेश्चन तो सिर्फ टाइमलाइन आपको पता हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो टाइमलाइन की, तो इससे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और कई बार सिक्वेंशियल क्वेश्चन होते हैं, कई बार आपको पता होता है कि हाँ भाई इसके बाद ये हुआ था, ये इससे को रिलेटेड है। हिस्ट्री इज़ ऑलवेज को रिलेटेड, है ना। इन्वेजन हुआ तो उसके बाद क्या होगा, तो चीज़ें को रिलेटेड होती हैं, इसलिए टाइमलाइन जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम टाइमलाइन देखें तो मैं जहाँ समझाना होगा मैं बता दूंगा, बाकी तो आप पीडीएफ में जो खुद से समझा जा सकता है उस पर मैं उतना गौर नहीं करूँगा, मैं कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश करूँगा। तो सन 712 था जब पहला इन्वेजन हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, अरब इन्वेजन, है ना, जिसको मुस्लिम इन्वेजन भी बोलते हैं। सिंध का पहला इन्वेजन, सिंध अगर आप देखोगे, अगर पूरा मैप आप उठा के देखें तो अगर आप देखेंगे तो अनडिवाइडेड इंडिया में एकदम जो वेस्टर्न छोर दिखता है ना, वो सिंध है। तो सन 712 में पहला इन्वेजन हुआ था। उसके बाद सन 836 की अगर मैं बात करूं तो किंग भोज जो थे वो कन्नौज के राजा बने। फिर बहुत कुछ हुआ, जैसे कि राजा राजा चोला जो बहुत ही बड़े रूलर हुए। राजा राजा चोला एंड राजेंद्र चोला आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, है ना। तो वो चोला एम्पायर के तो थे ही, इंडिया में भी उनका सिग्निफिकेंस है। उसके बाद 998 में अगर हम देखें तो सुल्तान मोहम्मद गजनी जो है राजा बनता है, और उसके बाद इन्वेजन गजनी का चालू होता है सन 1001 में, है ना। जिसमें जयपाल को डिफीट करता है जो रूलर ऑफ पंजाब होते हैं। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ मंदिर मोहम्मद गजनी के द्वारा सन 1024 में होता है। फिर होता है गजनी के बाद गौरी का इन्वेजन, जिसमें कि पहला बैटल होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, या तरौरी, जो भी आप बोले, दोनों चीज़ें बोली जाती है। पृथ्वीराज चौहान और सुल्तान मोहम्मद गौरी दोनों के बीच में ये फर्स्ट बैटल हुआ था। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो फिर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है। ये पहले बैटल में पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। उसके बाद जो आपका गौरी है उसको मारते नहीं और छोड़ देते हैं, मतलब ही वाज शोइंग दी जो होता है ना एक एथिक्स जो होता है ना, वो उसका पालन किया। लेकिन वो भारी पड़ गया और उसके बाद वो वापस आया गौरी, और उसके बाद और दल बल के साथ आया एंड ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। तो ये भी एक ब्लंडर देखा जाता है भारतीय इतिहास में कि वो गौरी को छोड़ना जो है वो एक ब्लंडर साबित हुआ फॉर दी dynasties which were ruling the country, as well as the after impact, the destruction of invasion to the cultural centers as well as educational centers, as well as the killings of lakhs of people in the country. These all were the resultant of जो ये एक एक चूक मानी जाती है कई लोगों के द्वारा, है ना। इसको देखने का बहुत सारे लेंसेज हैं। उसके बाद सन 1206 में देखेंगे तो एक गुलाम वंश का शासन होता है ना, गुलाम वंश जो स्लेव डायनेस्टी जिनको बोलते हैं। तो उसमें जो पहला राजा होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है 1206, जिसने कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की। 4 साल ही रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सन 1221 में
चंगेज़ खान मंगोल जो होता है उसका इन्वेजन होता है 1221 में। फिर 1236 में दिल्ली सल्तनत में पहली महिला सुल्ताना बनती है, रज़िया सुल्ताना। और लेकिन फिर उसकी भी हत्या हो जाती है, वो अलग चीज़ है ना। इल्तुतमिश, अगर आप जानते हो कि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर इल्तुतमिश की बेटी जो है वो रज़िया सुल्तान है। फिर 1240 में डेथ हो जाती है रज़िया सुल्तान की। 1296 में अलाउद्दीन खलजी आता है। अलाउद्दीन खलजी इज़ नोन फॉर हिज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, एक्सपेंशन करने की जो उसकी पॉलिसी अलाउद्दीन खलजी, इसके लिए इज़ फेमस। फिर 1325 में अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। तुगलक इज़ नोन फॉर हिज क्विक डिसीजंस विदाउट थिंकिंग मच, है ना। तुगलकी फरमान, आज हम राजधानी चलो जाके एकदम दक्कन में बनाएंगे, है ना, वहाँ पे जो आज हैदराबाद है ना, तो वहाँ पर, यहाँ से दिल्ली से हम वहाँ लेके जाएंगे। जाते जाते ही काफ़ी लोग मर गए, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। देयर इज़ रीज़न वाई दिल्ली इज़ अ कैपिटल। और हज़ारों साल तक दिल्ली कैपिटल रही। इसका जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, जहाँ पे दिल्ली का जो पोजिशनिंग है ना इन ऑल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो पोजिशनिंग ऐसा है। आप हिमालय देखो, है ना, हिमालय को अगर आप देखोगे तो हिमालय जहाँ से ख़त्म होता है और दिल्ली यहाँ पे, उसके बाद इधर देखोगे तो मैदानी इलाका जो है, उत्तर का जो है गंगेटिक वैली जो शुरू होती है वो इधर है। और दिल्ली के इस तरफ अगर आप जाओगे तो रेगिस्तान है, राजस्थान के पूरे रेगिस्तान है ना। और तो अगर दिल्ली एक स्टेबल पोजीशन इन तीनों, मतलब हिमालय ख़त्म होने के बाद जो पहला स्टेबल पोजीशन जो मिलता है ना लगभग एक बड़ा शहर, वो दिल्ली होता है ना। इस वजह से दिल्ली का एक तो जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा रहा है, इस वजह से काफ़ी साल तक ये कैपिटल रहा, एंड कैपिटल रहने का ये सिग्निफिकेंस भी है। ठीक है, फिर हम जाते हैं और आगे देखते हैं कि यही देखिए देवगिरी जो दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्रांसफ़र की, और वो बहुत ही ख़राब डिसीजन था। फिर सन 1336 में विजयनगर अम्पायर की स्थापना हुई, है ना। विजयनगर अम्पायर में जो सबसे बड़े राजा हुए थे राजा कृष्णदेव राय, उनके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे विजयनगर अम्पायर के बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा है विजयनगर अम्पायर का भारत के कल्चर, भारत के सिविलाइजेशन में। फिर सन 1351 में फिरोज शाह तुगलक राजा बनता है। काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी ड्रेनेज वगैरह एंड प्रोवाइडिंग लोन्स एक्सेट्रा में काफ़ी ज़्यादा काम किया गया, खास करके जो कैनाल वैनाल बनाने में फिरोज शाह तुगलक का बहुत ज़्यादा एक योगदान रहा। फिर 1398 में तैमूर जो है, तैमूर लंका इन्वेजन होता है इंडिया पे। फिर सन 1469 में अगर आप देखोगे तो जो हमारे गुरु नानक देव जी हैं, है ना, उनका होता है जन्म, है ना। फिर 1494 में अगर आप देखोगे तो एक्सेशन ऑफ बाबर इन फरगना, फरगना में वो राजा बनता है ना। फिर 1497 में वास्को ड गामा पहली बार कहाँ आता है, हिंदुस्तान आता है, एक्सपेडिशन होता है उसका। सन 1526 में पहला जो है पानीपत का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें बाबर जो है वो लोदी वंश का राजा इब्राहिम लोदी को हरा देता है, और मुग़ल वंश की स्थापना, मुग़ल जो वंश है उसकी स्थापना सन 1526 में हो जाती है। फिर वो बहुत सारे बैटल लड़ता है, जो उसको बुला के लाए थे, जिन्होंने न्योता दिया था उनको भी हराता है फिर, है ना। जो न्योता दिया था कि आओ भाई इनसे युद्ध लड़ो, उनको भी हराता। जो उसके साथ थे उनको भी हराता, उनसे भी युद्ध लड़ता। और सन 1527 में बैटल ऑफ खानवा जो है वो लड़ा जाता है बाबर का राणा सांगा से। राणा सांगा ने एक बहुत ही टफ फाइट दी थी, व्हेन ऑल दी अदर्स जो राजा थे वो बेंड हो रहे थे मुगल के सामने, तो राणा सांगा स्टूड टॉल एंड फॉट विद दी बाबर, है ना। फिर सन 1530 में अगर देखा जाए तो बाबर का डेथ हो जाता है, लाइब्रेरीज में अपने ही कपड़े में उलझ के गिर जाता है सीढ़ियों से, और मौत हो जाती है बाबर की। फिर नहीं, बाबर की ऐसे मौत नहीं होती, सॉरी, हुमायूं की ऐसे मौत हो जाती है, जो उसका बेटा होता है। बाबर का डेथ अलग हुआ, हुमायूं जो उसका बेटा होता है उसकी डेथ ऐसे ही होती है। वो लाइब्रेरी में उतर रहा होता सीढ़ियों से, और उसमें कपड़े में ही अपने उलझ के, मतलब एक बहुत ड्रामेटिक टाइप की डेथ होती है। बिकॉज कहा जाता है कि देखिए बाबर जो था ही वॉज अ वेरी एग्रेसिव, बहुत वायलेंट एंड एग्रेसिव था, बहुत एक्सपेंशनिस्ट था। बट हुमायूं वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, ही वॉज अ बिट ऑफ लिटरेरी काइंड ऑफ पर्सन, काफ़ी उतना मतलब वो नहीं था। एंड उसके जो आसपास के लोग थे वही उसको, अपने ही जो रिलेटिव्स हैं वही उसको तंग करने में लगे रहते थे। 1539 में अगर देखा जाए तो बैटल ऑफ चौसा होता है, जिसमें कि शेरशाह सूरी डिफीट करता है हुमायूं को।
सूरी डायनेस्टी की स्थापना करता है ना। शेरशाह सूरी वही ग्रैंड ट्रंक रोड के कारण फेमस, एंड पुराना किला निर्माण में भी शेरशाह सूरी का हाथ है। फिर सन 1555 में हुमायूं फिर से थ्रोन को कैप्चर करता है दिल्ली के, लेकिन तब शेरशाह सूरी मर चुका होता है, उनका बेटा होता है उस टाइम पे। सन 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध होता है, एंड दूसरा पानीपत का युद्ध इसलिए फेमस है क्योंकि उसमें द पार्टिसिपेंट इज अकबर, है ना, और बैरम खान होता है, अकबर होता है। तो बैरम खान इज़ वन ऑफ द गाइड फिलासफर, जो भी आप बोल लो, और वही लीड करता है बेसिकली, एंड जो हेमू है उसको डिफीट किया जाता है किंग को। और उसके बाद अगर फिर देखा जाए तो फिर बैटल ऑफ तालीकोटा होती है 1576 में, बैटल ऑफ हल्दीघाटी होता है। राणा प्रताप ये फाइट करते हैं, और इसमें ये डिफीट होते हैं या नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारा विवाद है ना, कि ये कई लोग बोलते हैं बैटल अनडिसाइसिव रही थी। कुछ भी रहे, राणा प्रताप ने जो वेलर दिखाया था, जो वीरता दिखाई थी वाइल फाइटिंग विद अकबर, मेड इवन एज माइटी एज पावरफुल किंग लाइक अकबर को सोचने पे विवश कर दिया कि हाँ, कोई बंदा है जिसमें बहुत ज़्यादा अदम्य साहस है। तो राणा प्रताप इस वजह से जाने जाते हैं, यानी उन्होंने फाइट किया था जब सब के सब वही एक राजपूत पॉलिसी में सब अपनी जो वंश है तो उसमें एक तरीके से संधि होती थी, और राजघरानी की जो प्रिंसेस होती थी उनका विवाह अकबर से कईयों का हुआ, एंड बहुत सारी चीज़ें। देन देयर वाज वन किंग हुज नेम वाज राणा प्रताप, हु फॉट फॉर हिज रीजन, हु फॉट फॉर हिज पीपल। अब आगे देखा जाए तो फिर 1582 में ही मेड अ रिलीजन या फिलॉसफी, जो भी बोल दीजिए, दीन इलाही, बिकॉज एक इबादत खाना बनाया था। इबादत खाना में वो अकबर क्या करता था, हर धर्म के लोगों को, कभी क्रिश्चियन को बुला लिया, कभी जो है हिंदू पंडितों को बुला लिया, है ना, ब्राह्मणों को या विद्वानों को, और फिर जो जेसुइट लोग, मतलब क्रिश्चियनिटी के मिशनरी वाले लोग हैं, उनको भी बुलाया, सबसे वार्तालाप करना विभिन्न विषयों पर। उसके बाद फिर ही मेड हिज ओन रिलीजन विच वाज नोन एज दीन इलाही, एंड इसमें सन वर्शिप वगैरह बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ टॉलरेंट, इट इज़ नॉट मतलब रूढ़िवादी नहीं था। फिर सन 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होती है, कहाँ, हिंदुस्तान में, ठीक है। बर्बादी का आलम शुरुआत होने का सन 1600 याद रखना। फिर 1605 में अकबर की डेथ होती है, एंड उसके बाद जहांगीर जो है उनका सुपुत्र जो है वो बनता है राजा। जहांगीर इज़ नॉट नोन फॉर हिज मतलब एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा नहीं था जहांगीर। जहांगीर वाज वेरी रंगीन मिजाज का व्यक्ति था जहांगीर, एंड इसलिए जहांगीर के शासनकाल में ज़्यादातर संगीत मतलब चित्रकला, इन सब चीज़ों में ही वो जहांगीर संलिप्त रहता था, डूबा रहता था। इसलिए बहुत सारा कल्चरल डेवलपमेंट तो जहांगीर के टाइम में हुआ, बट ही वॉज नॉट अ एबल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर ये एक्सपेंशनिस्ट, ऐसा कुछ नहीं। उनकी जो वाइफ थी वही मेन थी, नूरजहाँ, जो मेन उसका वो ज़्यादा पावरफुल थी और वो ज़्यादा शासन संभालती थी कंपेयर टू जहांगीर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 1606 में गुरु अर्जन देव को शहीद कर दिया जाता है ना, वो 5वें गुरु थे सिख के। उसके बाद सन 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर के कोर्ट में विजिट करते हैं ना। तो फिर 1627 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है ना। उसके बाद उसी साल जहांगीर की मृत्यु भी होती है। 1628 में शाहजहाँ बनता है एम्पायर इंडिया का, और शाहजहाँ ने काफ़ी मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए, बट ही इज़ नॉट कंपेरेबल टू अकबर इन टर्म्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द माइट, है ना। शाहजहाँ भी समहाउ वाज डाइसी। 1631 में मुमताज़ की डेथ होती है, 20 वर्षों में ताजमहल का निर्माण होता है। 1634 में इंग्लिश लोगों को, मतलब अंग्रेज़ों को परमिट किया जाता है कि बंगाल में आप ट्रेड कर सकते हैं। 1659 में फिर औरंगज़ेब राजा बनता है, और राजा बनता किस तरीके से है, वो 3-4 बैटल लड़ता है। पहले तो अपने 2-3 भाइयों को मिला के दारा सिक्को, जो बहुत ही लिबरल व्यक्ति था, एंड दारा सिक्को ही सबसे बड़ा बेटा था, तो दारा सिक्को ही किंग बनने वाला था। एंड शाहजहाँ ने बोला था कि यही मेरा जो है यही बनेगा किंग, बट स्टिल जो है औरंगज़ेब जो था वो ही वाज वेरी एग्रेसिव,
एंड एक्सपेंशनिस्ट और बहुत ऑर्थोडॉक्स भी था। एंड औरंगज़ेब उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया एंड इवन उसने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया। फिर इसने दारा सिकोह जो कि काफ़ी लिबरल था, उसने उपनिषद वगैरह भी लिखने में दारा सिकोह का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा इंडियन सिविलाइजेशन को लेकर। सूफीज़म को मानने वाला दारा सिकोह व्यक्ति था, काफ़ी लिटरेरी आदमी था, काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, है ना, और काफ़ी उदारवादी था। तो ये जब अपने एक कमरे में जाके तलवार की प्रैक्टिस करता था, दारा सिकोह उपनिषद और बड़े बड़े ग्रंथों को अध्ययन करता था। तो फिर युद्ध होता है, पहले 3 भाइयों को मिला के फिर युद्ध करता है एंड ही लिटरली कट हिज ब्रदर्स हेड, अपने भाई का शीश कलम करके उसको एक प्लेट में रख के उसके सिर को शाहजहाँ को जेल में जाके कहता है ये भेंट स्वरूप है। सो दैट वाज द एग्रेसिव एंड क्रुएलिटी नेचर ऑफ दी औरंगज़ेब, है ना। यहीं से फिर पतन शुरू हो जाता है, बिकॉज अकबर वाज नॉट दैट एग्रेसिव एंड अकबर एक बहुत टॉलरेंट पॉलिसी बनाया और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस रही। 39 ईयर्स ही वॉज किंग एंड यू विल नॉट हियर पीपल सेइंग एनीथिंग अबाउट अकबर एज सच, ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलते हैं। हाँ, हल्दी घाटी युद्ध के टाइम पे काफ़ी बर्बरता हुई थी, लेकिन ऐसे एज सच काफ़ी ठीक माना जाता है। लेकिन औरंगज़ेब को अगर देखा जाए तो औरंगज़ेब के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको कि अगर आप देखोगे तो प्रेस नहीं किया जा सकता, है ना। अभी अब औरंगज़ेब बनता है, वो ऑर्थोडॉक्स होता है, तो फिर उसको यही रहता है कि एवरी अदर रिलीजन इज फॉल्स एंड इस्लाम शुड प्रिवेल इन द कंट्री। दिस वॉज द फिलॉसफी औरंगज़ेब। अब 1665 में फिर शिवाजी को बंदी बना लेता औरंगज़ेब, बट इट वॉज छत्रपति शिवाजी हु कैप्चर्ड अ हेल लॉट ऑफ फोर्ट्स, बहुत सारे किलों को कब्जा करता है औरंगज़ेब के विद द यूज़ ऑफ हिज ब्रेन, इनकी बुद्धिमत्ता, इनका साहस और इनकी गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक, है ना, गुरिल्ला पद्धति जो थी पहाड़ों में छुपकर, और उस तरीके से खौफ पैदा कर दिया था मुगलिया सल्तनत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने। एंड काफ़ी टफ फाइट दी थी, इतनी टफ फाइट दी थी कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत होता है तो उस टाइम पे औरंगज़ेब भी ये बोलता है कि ही वाज दी वन। एक अफसोस होता है कि एक बंदा था जो ही वॉज नॉट कॉमन, ही वॉज गिफ्टेड, है ना, गिफ्टेड। तो एक बोला जाता है कि वो कुछ पढ़ता भी है कुरान की कुछ आयत भी जब शिवाजी महाराज का निधन होता है। उसके बाद 1666 में जेल में ही आप जाओगे, आगरे जाओगे तो आगरे में भी लाल किला है ना, तो उधर आप जाओगे तो उधर जेल वेल भी आपको दिखेगा जहाँ पे शाहजहाँ को बंद रखा था। 1675 में गुरु तेग बहादुर को शहीद कर दिया जाता है, उनका शीश कलम कर दिया जाता है बहुत ही बर्बरता के साथ। एंड यहाँ से किसका जन्म होता है? गुरु तेग बहादुर के शिष्य कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह। एंड गुरु गोबिंद सिंह एंड छत्रपति शिवाजी महाराज, टू ऑफ द रीजन मेन मैन बिहाइंड द डेमोलिशन ऑफ मुगल सल्तनत, है ना। यही मराठा में आगे जाके बाजीराव एंड पेशवा विल बी द वन हु विल कम टू दिल्ली एंड विल बी अनफर्लिंग द फ्लैग, है ना। तो ये देखिए, अब काफ़ी जो ऑर्थोडॉक्सी थी औरंगज़ेब की, इसी के बाद पतन शुरू हो जाता है। अब ये 1675 में गुरु तेग बहादुर जी के साथ किया गया, उसके बाद ही गुरु गोबिंद सिंह विल अवेंज इट, है ना। और गुरु गोबिंद सिंह के जो साहबजादों के साथ होगा उसको अवेंज करेंगे बंदा बहादुर, है ना। काफ़ी चीज़ें रिलेटेड है। 1680 में शिवाजी का देहांत हो जाता है। 1707 में औरंगज़ेब का देहांत हो जाता है। औरंगज़ेब बहुत एक्सपेंड करता है, वन ऑफ दी मुग़ल सल्तनत को काफ़ी दक्षिण तक लेके जाता है ना। तो ये था। फिर 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद बंदा बहादुर रिवेंज करते हैं साहबजादों की हत्या का। एंड 1739 में नादिर शाह, फिर से एक इन्वेजन होता है जो नादिर शाह करता है इंडिया पे। एंड 1757 में फिर प्लासी का युद्ध है, ये तो मॉडर्न में लेकिन यहाँ लिखा हुआ है। 1761 में अफगानों जो के साथ जो है अब्दाली वगैरह इनके साथ जो है आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगा। तो देखिए इतने बड़े में आपको एक पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो पता चल गया। और आगे और भी पार्ट्स में, मध्यकालीन भारत का इतिहास काफ़ी बड़ा इतिहास है, तो हम डेप्थ में जाके चीज़ों को देखेंगे। तो टेक केयर, बेस्ट विशेस।